गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन की है, इसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंडिया ताइवान के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा है, पहले ये बात समझ लेते हैं। देखिए, हमारे देश के इंडिया के 2 एमपीज यहाँ पे इन लोगों ने पहली बार वर्चुअली अटेंड करा स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ताइवान की थी। ठीक है, ताइवान के जो नए अभी इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी को हमारे यहाँ के 2 एमपीज ने यहाँ पे वर्चुअली अटेंड करा। ये है खबर। तो अब बात आती है यहाँ पे इंडिया ताइवान के रिलेशन के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं क्या है। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कि जो हमारे और ताइवान के जो टाइज थे, बायलैटरल टाइज थे, वो यहाँ पे थोड़े खत्म हो गए थे, है ना। व्हेन इन 1950 हुआ क्या था कि इंडिया ने अकॉर्ड करा था डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। तो इसके चलते हमारे और ताइवान के थोड़े थोड़े भाई क्या हुआ कि जो भी चल रहा था मामला, बायलैटरल जो भी टाइज चल रहे थे वो खत्म हो गए थे। अब आगे क्या हुआ कि कोल्ड वॉर के टाइम की बात है ना। कोल्ड वॉर आप जानते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रही थी उस वक्त। तो कोल्ड वॉर के टाइम की बात है। इवन जो इनफॉर्मल टाइज भी थे ना न्यू दिल्ली और ताइवान के बीच में, वो भी अब बहुत बिल्कुल पिछड़े हो गए थे, कोई उसका मतलब ज्यादा रह नहीं गया था। क्यों? क्योंकि ताइवान ने उस समय यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लीड करा जाने वाला ब्लॉक ज्वाइन कर लिया था। और इंडिया की तो आप जानते हैं, इंडिया की शुरुआत से ही पॉलिसी हमारी नॉन अलाइंड मूवमेंट की रही थी, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले ही कह दिया था कि भैया देखो, हम किसी का साथ नहीं रहेंगे, ना यूएस के ना यूएसएसआर के। रीजन ये है कि भैया तुम लोगों तो बड़ी बड़ी पावर्स हो और उसके बाद हम लोग अभी झेल के चुके हैं, तो हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, साफ सीधी बात। लेकिन यहाँ पे ताइवान वो यूएस की तरफ चला गया था, ज्वाइन कर लिया था उसने। खैर, ये इसमें कुछ बदलाव हुआ 1990s में। ठीक है, ये चीजें बदली 1990s में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से अपनी इंडिया की पॉलिसी को यहाँ पे रीओरिएंट करा ताइवान को लेकर। क्या करा? इन द फेस ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। भाई जिस समय हमारी इंडिया के अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आए थे, जानते हैं हम लोग। तो भाई इससे हम लोगों ने क्या करा कि कुछ हमारी चीजें यहाँ पे, कुछ हमारी पॉलिसी ताइवान की तरफ अब बदली, फिर से चेंज हुई। और इंडिया और ताइवान ने फिर एक अनऑफिशियल रिलेशन को सेटअप करा। कब किया? 1995 में। कैसे किया? इस्टेब्लिशमेंट करके इंडिया ताइपी एसोसिएशन का। ये कहाँ पे करा था? ताइपी में करा गया था। ये जो कैपिटल है ताइवान की, वहां पे। फिर समझ लीजिए कि इंडिया और ताइवान ने यहाँ पे अनऑफिशियल रिलेशन अपने 1995 में सेटअप करे। कब? विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया ताइपाई एसोसिएशन, जो कि ताइपाई में हुई, कैपिटल है जो ताइवान की। इतनी बात समझ में आई। अब साथ में ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर, इसे भी बनाया गया 1995 में। और ये ताइवान की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है हमारे देश के अंदर। फिर समझिए क्या है ये ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। ये बनाया गया कब? 1995 में। और ये है क्या? ये ताइवान की जो गवर्नमेंट है ना, उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है हमारे देश इंडिया के अंदर। और यही यहाँ पे क्या करता है, यही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे और ताइवान के जो रिश्ते हैं उनको प्रमोट करता है इकोनॉमी के एरियाज में, ट्रेड के एरियाज में, इन्वेस्टमेंट, मीडिया, टूरिज्म, कल्चर वगैरह के हर एक फील्ड के अंदर। ठीक है, हमारे बायलैटरल रिलेशन बढ़िया बनाता है। हालांकि इंडिया से अगर हम बात करें तो हमारी तरफ से कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है ताइवान के साथ। ठीक है, ना ही हमने ताइवान को कोई अगर हम देखें तो भाई रिकॉग्नाइज भी नहीं करा है हमने ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे। ठीक है, हमारे ऑफिशियली कोई यहाँ पे बात नहीं है, समझे। अब बात करेंगे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में और ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो एक को हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में AEP बोलेंगे इंडिया वाली को, और यहाँ पे ताइवान वाली को हम NSP बोलेंगे। तो आप समझ जाइएगा, क्लियर है। अब देखिए, ताइवान जो है वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है।
और यहाँ पे इसको काफ़ी इंटरेस्ट भी है कि हम यहाँ पे जो उनके देश के ट्रेडिशनल टारगेट्स हैं उनको और ज़्यादा फैलाएं, है ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह फैलाएं। और यही चीज़ हमारे साथ जो हमारी AEP है उसके साथ एक नेचुरल कोलैबोरेटर बन सकता है इंडिया के साथ में, ठीक है, ये हम एक साथ मिल सकते हैं। अब देखो ताइवान ने क्या करा, ताइवान ने यहाँ लॉन्च करा इस NSP को, फिर समझ लीजिए न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी को ताइवान ने लॉन्च किया है 2016 में। क्यों लॉन्च करा है? थर्ड फेज कह लीजिए इनकी जो 1994 की गो साउथ पॉलिसी थी उसका एम ये है कि एक्सपांड करेंगे और फैलाएंगे ताइवान के रिश्तों को जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, है ना, मतलब यहाँ पे इन सब के, और साउथ की भी कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया की भी कंट्रीज के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी, सबके साथ अपने रिश्ते को ये अच्छा करना चाहता है ताकि ये चाइना से दूर हट सके, क्योंकि चाइना ने बिल्कुल घिराव कर रखा है। While India was not central to the first two phases of ताइवान गो साउथ पॉलिसी, अब जो ताइवान की ये थर्ड फेज चल रहा है ना, इनका ये न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है, ये तो थर्ड वाली है ना, लेकिन जो स्टार्टिंग की दो इनकी थी गो साउथ पॉलिसी जो मैंने आपको बताया, इसमें इंडिया जो है वो नहीं था, इसके अंदर सेंट्रल में इनके नहीं आ रहे थे इनकी पॉलिसी के अंदर। लेकिन अब जो इनकी जो न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी आ गई है उसमें इंडिया जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इनकी इस पॉलिसी का। अब देखिए कुछ बातें हम ताइवान और वन चाइना पॉलिसी के बारे में समझते हैं। देखिए भाई, ताइवान जो है, जो ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये बनाया था 1949 में बना था ये। अब हुआ क्या था कि 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मीज ने जो है वो नेशनलिस्ट फोर्सेस, जिनका नाम था क्योमिंतांग पार्टी, ठीक है, इनकी जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी इन्हें हरा दिया, डिफीट कर दिया और इस्टेब्लिश करा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का चाइना है ना, चाइना को इस्टेब्लिश कर लिया। खैर, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी अब वो भाग गई और भाग के गई ताइवान में। कहाँ गई? ताइवान में भाग के चली गई, और जिससे क्या हुआ कि ताइवान का सेपरेशन हो गया चाइना से 1949 में, ठीक है, ताइवान अलग हो गया चाइना से 1949 में, और यहाँ पे बना क्या? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और दोनों को ही कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरा चाइना ही, एक तरीके से यही कहा जाता है। तभी तो ऊपर हमने क्या बात करी कि इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करा है कि ताइवान कौन कंट्री है। अब इनिशियली शुरुआत में बहुत सारी ऐसी सरकारें, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स भी थी, इसने कह दिया कि हाँ भाई ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लिया, हाँ ताइवान अलग है, चाइना अलग है, ठीक है। बट कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे शिफ्ट हुए और फिर उसके बाद यहाँ पे यूएस ने हेल्ड करी वन चाइना पॉलिसी। तो यूएस का तो वैसे भी भरोसा नहीं, अभी आपने देखा बाइडन जी ने जो है हमें मदद करने से मना कर दिया। खैर, पहले भी हमारे रिश्ते कोई अच्छे थे नहीं, ये बीच में अच्छे हुए थे। चलिए, अब वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से क्या है कि कोई भी कंट्री अगर चाहती है डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाइना के साथ में, तो इसे ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक चाइना है एंड सेवर ऑल फॉर्मल टाइल्स विद ताइवान। अब इतना समझ लो, यहाँ पे ये समझ लो कि अगर किसी को चाइना के साथ रिश्ते रखने हैं तो उसने सीधा कह दिया कि भाई आपको मानना होगा कि चाइना सिर्फ एक है और अपने सारे रिश्ते ताइवान के साथ ख़त्म करने होंगे। तो वही बात हो गई कि आपके जो है, आपने अगर किसी क्लास के मॉनिटर के साथ दोस्ती करनी है तो मॉनिटर ने कह दिया कि भैया देखो साफ साफ जो ये लड़का है इससे तुम बात नहीं करोगे तब तो तुम हमारे साथ आ जाओ, तब तो मैं तुम्हारे साथ मिलाऊंगा, साफ सीधी बात। तो ऐसा चाइना ने क्या के रखा। अब ताइवान देखिए यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर नहीं है और ना ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, बट ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है बाय नेम चाइनीज ताइपाई। मतलब समझ रहे हैं, ऐसे नाम से नहीं है कि ताइवान है, नाम क्या है इसका उसके अंदर? चाइनीज ताइपाई, ठीक है, मतलब ताइवान। उसके साथ 179 जो 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से जो 179 है ना, उसमें जो यूएन के, वो मेंटेन नहीं करते डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ में। तो अच्छा खासा मेंबर हो गया। क्यों अच्छा खासा नंबर हो गया? क्यों? क्योंकि चाइना ने क्या रखा है, मैं उसके साथ रिश्ते अच्छे रखूंगी तो हमारे साथ मत रख लेना गलती से भी। समझ गए? तो ये कुछ ताइवान की कहानी हमने डिस्कस करी। बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश की, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में। तो क्यों रहा है न्यूज में, आइए इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, न्यूज में रहने की वजह ये है कि 2021
का जो साल रहा, इसने गोल्डन जुबली, मतलब इसमें 50 साल हो गए थे 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो इसका मतलब साफ सीधे शब्दों में कि 50 साल कंप्लीट हो गए बांग्लादेश को आज़ाद हुए। इस वजह से आ गया खबरों में। अब थोड़ा सा समझते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन कैसे हैं, क्या है। देखिए, ये बात तो बहुत लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस भी है कि इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करा था और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन फटाफट से रख लिए थे जैसे ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था ना, आपको पता होगा। अब हम अपने ट्रेड रिलेशन की अगर बात कर लें बांग्लादेश के साथ में, तो इंडिया के लिए बांग्लादेश बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इस साउथ एशिया में, और ट्रेड इम्बैलेंस ना हो इंडिया का बांग्लादेश के साथ में, इसलिए इंडिया ने यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है कई सारे ऐसे बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को, क्योंकि थोड़ी सी गरीब कंट्री बच जाती है ना, तो हमारे यहाँ ड्यूटी फ्री एक्सेस है कि बहुत सारे बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स यहाँ आ सकते हैं। और ये इससे कहें, एंड इज डेवलपिंग 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, और यहाँ पे जो है इंडिया 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बना रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छी बात। अब हमारे अगर मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात करें, तो जो आर्म फोर्सेस हैं इंडिया की भी और बांग्लादेश की भी, ये रेगुलरली जॉइंट ड्रिल्स करा करती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज संप्रति करते हैं और मिलान करते हैं ना, दोनों ही हम करते हैं एक्सरसाइजेस। इंडिया ने यहाँ पे $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी बांग्लादेश के लिए एक्सटेंड करी है कि आप हमारे से इतने रुपए के डिफेंस इंपोर्ट्स कर लें, ठीक है। तो काफी इंडिया मदद भी करता है बांग्लादेश की। अब बात आती है अगर कनेक्टिविटी के बारे में, तो दोनों ही सरकारें यहाँ पे रिस्टोर कर रही हैं जो 1965 से पहले की रेल लिंक्स हुआ करते थे दोनों के बीच में, इसे वापस से रिस्टोर करा जा रहा है। उसके साथ कुछ दूसरे भी कनेक्टिविटी करी जा रही हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रहेंगी, है ना। हमारे यहाँ से वहां तक जाने का रिश्ता बढ़िया रहेगा, बढ़िया चलेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से होके अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा बड़ा ज्यादा जो है समय भी बचता है, इसलिए हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पड़ोसी हमेशा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कनेक्टिविटी को लेके, तो रेल लिंक जो कि हल्दीबारी इंडिया के अंदर है और छीलाहाटी बांग्लादेश के अंदर है, तो वहां से वहां तक का एक रेल लिंक होगा। रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन भी करा गया, और काम जो है वो अखौरा अगरतला रेल लिंक में भी चल रहा है, काम अंडरवे है, मतलब काम चालू है। अब देखिए, दोनों ही कंट्रीज जो हैं, इंडिया भी और बांग्लादेश भी, दोनों ही कंट्रीज जो हैं, उन्होंने कहा कि हम फटाफट से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड इंडिया, मतलब BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी फटाफट से इम्प्लीमेंट कर लेंगे, है ना। ये 2015 का है एग्रीमेंट, और ये किस लिए है कि यहाँ पे जो पैसेंजर होते हैं, है ना, यात्री या पर्सनल होते हैं या कार्गो वेहिकुलर ट्रैफिक है ना, चारों ही साउथ एशियन नेबर्स के बीच में ये प्रॉपर तरीके से इस एग्रीमेंट के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा। अब उसके साथ देखिए, बांग्लादेश ने रिसेंटली परमिशन भी दे दी है कि आप इनलैंड रूट्स का यूज कर लीजिए, आराम से यूज करिए, और जो पोर्ट हैं चित्तागोंग और मोंगला के, उनको भी आप यूज कर लीजिए अगर आपको कोई शिपमेंट इधर से उधर करना है, ट्रांसशिपमेंट करना है आपको नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया ना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो भाई, हमारे साथ क्या है, यहाँ से हम सीधा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से आए, देखो यहाँ से आया और यहाँ चला गया, अब ये यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे ना। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। अब यहाँ से आया, यहाँ चला गया, समझ रहे, ये आया, यहाँ पे एंट्री हो गई, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ठीक है, उन्होंने कह दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बॉर्डर मैनेजमेंट की भी बात कर लें कि बॉर्डर भी तो लग रहा है ना, सब कुछ इतना खूबसूरत थोड़ी नहीं है, बॉर्डर की भी बात करेंगे। तो इंडिया का अगर देखें तो सबसे ज्यादा बड़ा, अब यहाँ पता है बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस तरह से बना हुआ है, इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर है बांग्लादेश के साथ में, और रेटिफिकेशन ऑफ लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था एक 2015 में, और साथ में डीलिमिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री हुआ था इन द बे ऑफ बंगाल, ये 2014 में हुआ था। इससे क्या हुआ कि हमारे रिश्ते बड़े शांत हो गए भाई, इतना ज़्यादा जो इतना टाइम से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में, वो भी थोड़ा शांत हो गया। अब फिर
टूरिज्म की बात करें, अरे भैया कौन घूमने आता है, कौन घूमने जाता है। तो बांग्लादेश की बात करें तो इसमें मोर देन 35% इंडिया का इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट यहाँ पे जो है वो काउंट करते हैं, और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ इंडियाज रेवेन्यू फ्रॉम मेडिकल टूरिज्म। तो इतना पैसा समझ लो यहाँ से आ रहा है अच्छे से इंडिया के अंदर। अब थोड़ी सी रिलेटेड न्यूज़ भी समझना वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ें। तो बात ये है कि इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे PIWTT। अब सेकेंड अटेंडम इस जो PIWTT का जो है मतलब ये दूसरा वाला जो है ये साइन हुआ है विद इंक्लूजन ऑफ न्यू रूट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ अ न्यू पोर्ट ऑफ कॉल। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, ये सेकेंड हमने साइन तो कर लिया है इस इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड को, और इसमें बहुत चीज़ें और ऐड करी गई हैं, नए रूट्स ऐड करे गए हैं, नए नए पोर्ट्स क्या होंगे, है ना, सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब ये पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या होते हैं पहले समझिए। पोर्ट्स ऑफ कॉल, देखिए पोर्ट्स ऑफ कॉल ये इमीडिएट स्टॉप्स हैं फॉर द शिप ऑन इट्स शेड्यूल जर्नी फॉर टेकिंग ऑन सप्लाईज और फ्यूल। मतलब कहाँ ऐसे जो है रुक जाए शिप जहाँ पे मतलब अपनी जर्नी के टाइम पे जहाँ रुके, जहाँ पे ये सप्लाईज ले ले, फ्यूल ले ले, समझे। तो पोर्ट्स ऑफ कॉल उसको बोलते हैं। अब ये जो PIWT मतलब फिर समझ लीजिए किसी को नहीं याद रहता है, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, ये जो है इसको साइन 1972 में किया गया था और इसको 2015 में फिर से रिन्यू करा गया अगले 5 सालों के लिए। ये जिसके अंदर क्या था कि इनलैंड वेसल्स एक कंट्री से ये जा सकती हैं, ट्रांजिट कर सकती हैं थ्रू स्पेसिफाइड रूट्स ऑफ वाटर। ठीक है, एक कंट्री से यहाँ पे जा सकती हैं, ट्रांजिट कर सकती हैं, कैसे, कुछ स्पेसिफाइड रूट्स हैं पानी के, वहां से होके गुजर सकती हैं ऐसी जो वेसल्स हैं। अब उसके साथ एक और आता है, ये तो हमने बात करी PIWTT की। अब दूसरा आता है जो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, तो इसको क्या बोलते हैं, IMTTH। ये क्या है, ये एक ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर है जो कहता है कि भाई हम यहाँ पे मोरे, जो कि मणिपुर के अंदर एक जगह है उसका नाम क्या है, मोरे, मोरे को कनेक्ट करेंगे मेसोत से। ठीक है, मैं सोच से जो कि थाईलैंड के अंदर है। ठीक है, इन दोनों जगह को कनेक्ट करेंगे। ये एक ग्रांट इनेट इनिशिएटिव है, मतलब इसको सरकार ग्रांट देती है, और सरकार ग्रांट किस चीज के अंदर देती है, ये देती है एज अ पार्ट ऑफ इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके अंदर इसको ग्रांट मिलती है। उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे एशियान की तरफ रास्ता अपना जो है बनाए, खोले, और ट्रेड और कॉमर्स एशियान कंट्रीज के साथ करना शुरू कर दें। माना जा रहा है कि 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ इंडिया ने यहाँ पे कहा है, प्रपोज किया है कि भाई हम अपना हाईवे और दूर तक फैलाएंगे, कैम्बोडिया तक फैलाएंगे, लाओस तक फैलाएंगे, वियतनाम तक फैलाएंगे। तो कुछ बहुत अच्छी बात है। अब इससे कुछ रिलेटेड न्यूज थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है रिलेटेड न्यूज, देखिए वर्चुअल सबमिट हुई हमारे देश के प्रधानमंत्री और वहां की प्रधानमंत्री के साथ में, कहाँ की, बांग्लादेश। तो भाई क्या वर्चुअल सबमिट में हुआ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो बात हुई बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के बारे में। अब ये कोऑपरेशन क्या है आपस में, देखिए दोनों ही साइड ने कहा कि ठीक भाई हम दोनों ही काम करते हैं बढ़िया, और फाइनलाइज किया कि हम अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको फिक्स कर देंगे। कहाँ वहाँ फिक्स करेंगे, जो कुछ रिवर्स हैं जैसे कि इच्छामती, कालिंदी, रायमंगल, हरियाबंगा और कोसियारा, इन रिवर्स पे हम अपनी जो है वो बाउंड्रीज फिक्स कर देंगे। अब बात आती है कनेक्टिविटी की, तो इस पे ये हुआ कि हम एक भाई यहाँ पे इनॉग्रेशन होगा न्यूली रिस्टोर्ड रेलवे लिंक का, जो कि हल्दीबारी कहाँ है, इंडिया में है। हल्दीबारी से रहेगा चिला हाथी तक, कहाँ तक रहेगा, चिला हाथी तक। ठीक है, ये बांग्लादेश में है, और विच वॉज डिफंक्ट सिंस इंडिया पाकिस्तान वॉर में ना, ये खराब हो रहा था, चल रहा था 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो इसको यहाँ पे जो है फिर से रिस्टोर करा जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके साथ बांग्लादेश ने ये भी कहा कि हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो हमारा इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है ना, ये देख लो, तो ये प्रोजेक्ट में हमारा बहुत बढ़िया इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है ना, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो बाबा तुम, हम भी साथ देंगे इसमें। और उसके साथ
अगर वाटर रिसोर्सेज की बात करें या पावर या एनर्जी की बात करें तो इसमें भी कहा है कि हम मिलके काम करेंगे, है ना। कि भाई देखो, इसने कहा कि बहुत ज़रूरत है कि हम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाएं, एक इंटरिम अग्रीमेंट का, जिससे क्या हो कि हमारे बीच जो है वो जो 6 जॉइंट रिवर्स हैं, जैसे कि मनु, मुहुरी, खोवई, गुमती, धरला और दूध कुमार, ये 6 रिवर का जो है हम शेयरिंग की बात कर लें इस एग्रीमेंट के अंदर। और ये भी कहा कि फटाफट से आप प्रोजेक्ट्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करिए। इसमें आपका इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन आ रही है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, ये सब। तो बहुत ही खुश रहती है वहाँ की सरकार हम लोगों से, बहुत ही बढ़िया खबर। कुछ ये देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये कोलकाता से इंडो म्यांमार बॉर्डर टू लोंगताई तक चलेगा। फिर यहाँ इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल पैक्ट फॉर कनेक्टिविटी, मतलब इंडियन कार्गो शिप्स जो है वो बांग्लादेश के मोंगला और चिट्टागोंग पोर्ट्स को यूज करेंगी, और ये सारी शिप्स जो है अब फेरी कार्गो होंगी, मतलब ये बांग्लादेश से यहाँ सामान लेकर आएंगी इंडियन पोर्ट्स में, है ना। ये सिंगापुर से होने के बजाय अब ये सीधा सीधा बांग्लादेश से यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोटोकॉल ऑन लैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, इसकी बात करें तो इंडिया ये उम्मीद रखती है कि जो पैक्ट है ये, है ना, जिसमें 5 साल की लाइफ है, मतलब 5 साल चलेगा, इससे बहुत सारी इंडियन फर्म्स जो हैं वो पोर्ट वगैरह बनाएंगी, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाएंगी, इससे हमारा इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत बढ़िया हो जाएगा। और बांग्लादेश भी जो है ये भी यहाँ पे इससे फायदा होगा, इसको ये एक्सेस कर पाएगा नेपाल को, भूटान को, है ना, इंडियन टेरिटरी के थ्रू होके जा पाएगा। तो बहुत अच्छी कुछ रिश्ते हमारे और बांग्लादेश के बीच के। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया नेपाल की तरफ। तो आइए जानते हैं कि इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ है और इसी वजह से रहा है न्यूज में। और इन्होंने तो कह दिया था राम जी नेपाली थे, ये भी कह रहे थे, है ना। तो ये तो चिढ़ ही गए हैं चाइना के चक्कर में आके। आइए जानते हैं कि खबरों में क्यों रहा है। हुआ क्या कि अपने नेपाली भैया ने क्या करा कि इन्होंने, भाई साहब ने एक नया मैप निकाल दिया, नया अपना पॉलिटिकल मैप निकाल दिया। उसमें कहा, इसमें दिखाया कि जो काला पानी का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, लिपू लेक पास है ये वाला हिस्सा, और लिम्पी यादुरा पास ये वाला हिस्सा, ये तीनों हिस्से को जो उत्तराखंड का पार्ट है, इनको यहाँ पे अपने मैप में दिखा लिया, है ना। इनका कि ये सोवेरियन टेरिटरी, लो भाई लो, पार्ट उत्तराखंड का लिया, आप ले रहे हो, ये कौन सी बात होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में कि क्यों, क्या ऐसा हो गया जो हम आपस में वहां जो है झगड़ा वगड़ा हो गया। देखिए हुआ क्या कि बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके हमारे रिश्ते नेपाल के साथ गड़बड़ाए, है ना। कुछ रीजन जैसे कि इसमें काला पानी का हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये देख लीजिए, उसके साथ यहाँ पे लिपू लेक का हिस्सा, और ये लिम्पी यादुरा, है ना, ये तीनों ही उत्तराखंड में पड़ते हैं, और आपका एक तो सुस्ता बिहार में पड़ता है। तो भाई ये हमारे अंदर है, तो भैया तो आप क्यों कह रहे हो कि जो है आपका हिस्सा है तो हमारा हो गया, भाई झगड़ा इनसे। अब काला पानी का जो एरिया है, मतलब ये जो एरिया है, ये लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, मतलब सबसे बड़ा डिस्प्यूट अगर हम कहें जमीन को लेके तो इंडिया और नेपाल के बीच में यही है। इसमें कुछ 37,000 हेक्टेयर्स की जमीन आती है, और काफी ऊपर हिमालयाज में ये है। ये ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर में है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, है ना। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के उसके एकदम ईस्ट वाला हिस्से में ये पड़ता है ये एरिया। ये ट्राई जंक्शन पड़ता है जो कि चाइना नेपाल इंडिया के बीच का हिस्सा है, ठीक है। ये कहाँ ये चाइना नेपाल और इंडिया के बीच का हिस्सा आता है, ठीक है। ट्राई जंक्शन पड़ रहा है एक ये। और अब आप देख लो काफी इंपॉर्टेंट हो गया ना ये तो, साउथ एशियन डिप्लोमेसी के हिसाब से तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आती है बात सुष्टा की। सुष्टा बिहार में है ये, आपका इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक, गंडक रिवर के बैंक पे पड़ता है ये। और जैसे जैसे गंडक रिवर अपना चेंज कर रही है कोर्स, तो इससे इशू बढ़ता जा रहा है। अब होता क्या है ना, कभी कभी देखो ऐसा हो जाता है सीन कि अभी दिक्कतें मेन क्या थी कि अंग्रेजों से दिक्कतें शुरू हुई। अब सपोज करो कि ये रिवर बह रही है, इन्होंने कह दिया रिवर के तुम्हारा हिस्सा इधर का हमारा हिस्सा इधर का, चलो उस समय मान लिया गया, बातें ठीक है। अब रिवर का तो कोई भरोसा नहीं, नेचुरल चीज है। अब वो मान लो इस तरीके से बहने लग गई तो क्या मतलब ये पूरा हिस्सा ले लेंगे, है ना। तो ये सारी दिक्कतें अराइज हो जाती हैं ये वक्त के साथ साथ। अब यहाँ पे थोड़ा इतिहास में लेके चलती हूँ आपको, और आपको बताती हूँ कि क्या चीजें चली हैं पहले से। तो नेपाल क्या करता है कि हमारी जो 1816 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ सुगौली, इसको मानता है।
अब ये ट्रीटी साइन किस में हुई थी? साइन हुई थी गोरखा जो रूलर्स थे काठमांडू के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। मैंने कहा ना सारी जड़ है ब्रिटिशर्स, तो ये हुई थी साइन इन दोनों के बीच में। और ये कह सकते हैं कि यही एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है बाउंड्री डिलिमिनेशन को लेके, जो बाउंड्री फिक्स हुई है उसको लेके ये ट्रीटी ऑफ सुगौली ही यहाँ पे एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। अब जो सुगौली की ट्रीटी है उसकी प्रोविजन के हिसाब से नेपाल सिक्किम को खो बैठा, ठीक है, इनके हाथ से निकल गया। कुमायूं गढ़वाल रीजन निकल गया, वेस्टर्न तराई रीजन निकल गया, है ना, जो फ्लैट एरिया है। रिवर मेची जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर बन गई इंडिया का, वाइल जो रिवर काली है जिसे महाकाली कहते हैं नेपाल के अंदर, उसने कह दिया कि भाई देखो ये रिवर जो है उसने डिमार्केट करा नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री को हमारी। समझे इस बात को? तो भाई रिवर से, मैंने बताया ना रिवर से ही वहां पर मसला हो गया कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि रिवर मेची जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का, और रिवर काली जिसे हम लोग वहां पे नेपाल के अंदर महाकाली कहा जाता है, ये यहाँ पे डिमार्केट करती है, नहीं काटती है, ये साउथ वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसे डिमार्केट करती है। चलो ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ सुगौली के हिसाब से जो है यहाँ पे इसने डिफाइन करा था गंडक को एज ए इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में रहेगी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली ने क्या कहा कि जो गंडक है वो यहाँ पे एक इंटरनेशनल बाउंड्री रहेगी जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में रहेगी। ठीक है, नेपाल ने कहा कि जो काली रिवर का सोर्स है, जो काली रिवर जहां से निकलती है, नेपाल ने कहा कि वो तो निकल रही है भैया ये लिम्पी यादुरा पास के पास में, और ये काफी ऊंचा है ना, बाकी सारी रिवर्स जो रेस्ट ऑफ द रिवर जहां से फ्लो कर रही है उससे ये ऊंचा हिस्सा पड़ जाता है। ठीक है, और इसलिए जो तीनों ही एरिया हैं लिम्पियादुरा, लिपू लेक और काला पानी, ये माने जाते हैं कि ये ईस्ट ऑफ द रिवर काली में आ रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि सारे इस एक तरीके से ईस्ट ऑफ द रिवर काली में ही आ रहे हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करिए तो अपना अपना इनका पार्ट हो गया। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये कहना है कि बॉर्डर जब काला पानी से शुरू होता है ना, मतलब इंडिया कहता है कि जो बॉर्डर जो है वो काला पानी से शुरू होता है, विच इंडिया सेज इज वेयर द रिवर बिगिंस। अब यहाँ पे इनका कहने का मतलब है, हमारा देश क्या कहता है कि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो काला पानी से शुरू होगा और यहाँ से ही रिवर की शुरुआत होती है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा, वो कह रहे हैं जहां से निकली, हम कह रहे हैं जहां से शुरुआत हो रही है, निकल यहाँ से बह रही है। समझे? तो ये कुछ मसला है। अब करिए काली जो है ना, ये काली रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है इन स्प्रिंग वेल्स बिलो द लिपू लेक पास। ये लिपू लेक पास के नीचे स्प्रिंग वेल्स होते हैं ना, इससे ओरिजिनेट करती है। और सुगौली ट्रीटी यहाँ पे डिमार्केट नहीं करती नॉर्थ एरिया जो कि इन सारी स्ट्रीम्स का है, इधर नॉर्थ एरिया को डिमार्केट नहीं करके गई है। तो इसलिए दिक्कत जो आ रही है वो मेन सुगौली ट्रीटी की वजह से ही आ रही है, और यहाँ पे झगड़े हमारे खराब कर दे रहे हैं, बिल्कुल बवाल करवा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और बताएंगे। अब कुछ आपको इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में बातें बता देती हूँ। देखिए इंडिया और नेपाल ये अप्रोक्सीमेटली 1800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, ओपन बॉर्डर है। ये आपको वेस्ट बंगाल में भी साइड से जुड़ता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम सब में मिलता है। इनको जो है हमारी ट्रीटी हुई थी पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, काफ़ी फेमस है ये हमारी ट्रीटी, इनके साथ हुई थी 1950 में। और इस ट्रीटी के हिसाब से दोनों ही कंट्रीज ने कहा कि ठीक है भाई हम ओपन बॉर्डर रखते हैं। आप अब गए होंगे, अगर आप पूर्णागिरी वगैरह घूमने गए होंगे, काठमांडू गए होंगे, तो आपने देखा होगा ओपन बॉर्डर है। मतलब ओपन ऑर्डर का मतलब होता है कि आराम से इधर जाइए उधर जाइए, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है दोनों साइड में, कोई आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओपन बॉर्डर से क्या होता है कि एक सोशल या ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़िया होती है दोनों कंट्रीज के बीच में, है ना, तो जिसे हम लोग कहते हैं ना रोटी बेटी का रिश्ता, वही बहुत बढ़िया है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगी। तो भाई आता है पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट। क्या है ये? पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट। ये एक बाय नेशनल प्रोजेक्ट है। एम ये है कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और इरिगेशन वगैरह इससे मदद मिलेगी दोनों को ही, इंडिया को ही और नेपाल को भी। अब इन्होंने ये कहा कि जो इसमें अंदर ये था कि जो रिवर महाकाली है ना, जिसे शारदा रिवर शारदा कहते हैं, बहुत ये रिवर आपने देखा होगा, आप नेपाल गए होंगे या आप गए होंगे पूर्णागिरी दर्शन करने के लिए, ऐसा कुछ अगर आपको पता होगा तो रिवर शारदा बीच में पड़ती है। तो रिवर शारदा जो हम यहाँ कहते हैं, जहाँ पे रिवर जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है हमारी नेपाल और उत्तराखंड की स्टेट के बीच में। तो इन्होंने इसे प्रपोज करा कि ये रिवर महाकाली पे होगा। ठीक है, कौन सा? पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट। अब ट्रीटी को जाना जाता है महाकाली ट्रीटी के नाम से।
क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो इरिगेटेड डेवलपमेंट होगा इस महाकाली रिवर का, जिसके अंदर शारदा बैरेज आएगा, उसके साथ टनकपुर बैरेज आएगा, उसके साथ यहाँ पे पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट आएगा। तो ये सारा कुछ साइन हुआ है नेपाल और इंडिया के बीच में। कब साइन हुआ है? अभी नहीं साइन हुआ, ये 1996 की बात है, ठीक है, तभी साइन हो गया। तब कोई दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी साइन हुए हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में। एक है कमला एंड भागमती मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दूसरा है सप्त कोशी हाई डैम प्रोजेक्ट और सन कोशी स्टोरेज कम डाइवर्जन स्कीम, और एक है करनाली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो ये कुछ हमारे दोनों के बीच में साइन हुए हैं। और थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारी इंडिया और नेपाल की फ्रेंडशिप ट्रीटी के बारे में भी। देखिए ये ट्रीटी जो है वो नेपाली नेशनलिस्ट को अलाउ करती है कि ये काम करें इंडिया के अंदर, इनको कोई भी वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, आराम से ये काम करिए। आप सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई करिए, सिविल सर्विसेज के लिए भी अप्लाई करिए, लेकिन आप सिविल सर्विसेज में IFS, IAS और IPS नहीं बन सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऑल इंडिया वाले नहीं बन पाएंगे। बाकी चलो बाकी के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में इन्होंने ये भी इस ट्रीटी ने अप्लाई करा है कि जो नेपाली नेशनलिस्ट हैं वो बैंक अकाउंट वगैरह मतलब खाता भी खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं हमारे देश के अंदर। और नेपाल यहाँ पे आर्म्स को भी इंपोर्ट कर सकता है, एम्यूनेशन को भी इंपोर्ट कर सकता है ना, हमारी इंडिया की टेरिटरी से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंडिया ने जो है वेव्ड करे हैं इसके राइट्स भी अंडर रेसिप्रोसिटी एज अ साइन ऑफ गुडविल। चलो ठीक है, इनके हक भी हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने हर तरफ से इनको अच्छा रखा है। देखिए इंडिया ने कुछ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भूटान के साथ भी साइन करी है ना 1949 में, और बांग्लादेश के साथ भी हमारी ऐसी ट्रीटी 1972 में साइन हुई है। तो ये हमने कुछ बात करी कि हम अच्छा ही करना चाहते हैं, अब अगले को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करा जाए। आइए बढ़े नेक्स्ट भाई साहब की तरफ, जो है इंडिया के साथ पाकिस्तान। इशू ही हो पक्का, देख लो भाई इशू ही है, गिलगिट बल्तिस्तान इशू। क्यों है, क्यों रहा खबरों में? तो भैया पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला, और ऑर्डर निकाला इस गिलगिट बल्तिस्तान इशू को लेके, है ना, इस इशू क्या मतलब इस रीजन को लेके, ठीक है, गिलगिट बल्तिस्तान रीजन को लेके एक ऑर्डर निकाला, और इस ऑर्डर के खिलाफ हमारे देश भारत ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करा। तो क्या है ये, थोड़ा समझते हैं गिलगिट बल्तिस्तान रीजन क्या है ना, पहले रीजन जान लेते हैं। ये देखिए बल्तिस्तान का रीजन ये है, गिलगिट का रीजन ये है, ये यहाँ पे आता है, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल ये जा रही है, देखिए। अब थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। देखिए रीजन पार्ट है जो पहले प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया 4 नवंबर 1947 से, है ना, जब कश्मीर का इन्वेजन किया था कुछ ट्राइबल मिलिटेंट ने और पाकिस्तान की आर्मी ने, तो तब से ये इनके पास में आ गया था, इनके कंट्रोल में आ गया था ये हिस्सा। इसको रीनेम कर दिया गया था नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान के नाम से, एंड ये डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के, किसके, कराची एग्रीमेंट के माध्यम से। 1949 में कराची एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद इसका नाम बदल के भैया नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान करा गया, और ये डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के। अब जब ये GB एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर आया 2009 का, तो ये जो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे ना, तो नॉर्दर्न एरियाज को कहने लग गए गिलगिट बल्तिस्तान, और इसने प्रोवाइड करा लेजिस्लेटिव असेंबली को भी और एक काउंसिल को भी यहाँ पे। अब ये 2018 में एक ऑर्डर निकला, ऑर्डर का नाम था गिलगिट बल्तिस्तान ऑर्डर, और इसने जो 2009 वाला ये ऑर्डर था इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब जो 2018 का ऑर्डर निकला 18 का, इसका एम ये था कि हम ये इस रीजन को यहाँ पे 5th प्रोविंस बना दें, और इसे जो इंटीग्रेट करें, ये जो गिलगिट बल्तिस्तान का रीजन है इसे बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर, इसी में ही डाल दें, इसी में ही इन्वॉल्व कर दें, मतलब लेजिस्लेटिव तरीके से भी, जुडिशल तरीके से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी, हर तरीके से हम इसको पाकिस्तान के अंदर हड़प लें, इनका ये मतलब था। अब देखो बलूचिस्तान, खैबर और पाख्तूनख्वा और पंजाब और सिंध, ये कुछ दूसरी 4 प्रोविंस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आती हैं। हालांकि ये जो 2018 में ऑर्डर निकाला गया, इसमें कुछ लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स थे लोगों को, ये गिलगिट बल्तिस्तान के जो लोग थे उनको, एंड ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दे रहा था इस रीजन को, ठीक है।
अब हमारे लिए बात आ जाती है कि ये गिलगिट बल्तिस्तान रीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारे इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब ये जो जीबी एरिया है ये इंटरसेक्शन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया और चाइना के बीच का, तो क्यों नहीं इम्पोर्टेंट होगा, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट होगा। लार्ज टेरिटरी, जो टेरिटरी है इस एरिया की अगर हम देखें तो 5 गुना ज्यादा है कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इससे 5 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है ये, तो काफी बड़ा हो गया ना। इसके अंदर 2 एथनो जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट टेरिटरीज आती हैं, एक बल्तिस्तान आती है जो कि पार्ट है लद्दाख का, और एक गिलगिट आती है, तो क्यों भाई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी की बताएं तो ये रीजन, ये जो दोनों हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका जो वाटर और एनर्जी रिसोर्सेज है यहाँ पे बहुत सारे हैं, और ये पाकिस्तान में यहाँ पे आने से पहले जो इंडस रिवर है वो इसी रीजन से होके गुजरती है, तो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं। अब कुछ दूसरे ग्लेशियर भी जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, ये भी इस रीजन में लोकेटेड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पेट्रोल जो कि इंडस रिवर का है, ये इसे काफी इंपॉर्टेंट बना देता है एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी, तो क्यों नहीं है भैया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मेन तो दिक्कत है चाइनीज वालों की, चाउ पाऊ लोग जो हैं ये बड़ा इंटरफेयर करते हैं, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, ये जो चले हैं शुरू करने भाई साहब चाइनीज लोग, ये इसी रीजन से होके गुजर रहा है, इस जीबी रीजन से होके गुजर रहा है। इसलिए इंडिया देखो चाहता नहीं है कि कोई भी ऐसा मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो चाइना स्पॉन्सर करे उसे ज्वाइन करे, तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है रीजन हर एक तरीके से। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देख लीजिए ना, ये एरिया है पीओके का, ये अपना जम्मू एंड कश्मीर, ये अपना लद्दाख, और ये अपना अक्साई चिन। चलो भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी और जानकारी लेने इसके बारे में। इंडिया का 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ में। बॉर्डर यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो आपका अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर का है। ये यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड पे आ जाओ नीचे भैया, तो यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रेच करता है आपका गुजरात टू द नॉर्थ बैंक ऑफ चेनाब इन अखनूर इन जम्मू, तो ये पूरा का पूरा अगर हम देख लें तो ये पूरा एरिया यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरी साइड अगर हम देखें तो दूसरा आता है लाइन ऑफ कंट्रोल, हमारी एलओसी जो है ये एक 740 किलोमीटर लंबी जो है लाइन है, और ये जम्मू एंड कश्मीर से होके गुजरती है, कुछ पार्ट ऑफ ले भी इसके अंदर आता है। ठीक है, ये एक सीज फायर लाइन है जो आई थी एग्जिस्टेंस में 1948 में, और 1971 में जो वॉर्स हुई थी ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब ये आई थी एग्जिस्टेंस में। ये इट वॉज डिनोमिनेटेड इन द शिमला एग्रीमेंट, इसको फिक्स किया गया था शिमला एग्रीमेंट में, जो कि 1972 में जुलाई में हुआ था, जहाँ पे दोनों साइड ने, मतलब इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने कहा था कि हम ठीक हो, हम इसे जो है वो ऑल्टर नहीं करेंगे, इसे यूनिलेटरली, ठीक है, अपने से नहीं करेंगे, जो है यहाँ पे चलो मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा जो हमारे साथ इसका लगता है वो है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अब ये समझा, AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो अभी जो करंट पोजीशन है ना इंडिया और पाकिस्तान के ट्रूप्स की सियाचिन रीजन में, वो यहाँ पे ये करंट जो पोजीशन है वो डिवाइड करती है ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो है। ये 110 किलोमीटर लंबी लाइन है जो आपका NJ 9842 से स्ट्रेच होती है इंदिरा कोल तक। कहाँ तक? इंदिरा कोल तक, जो कि नॉर्थ में है। तो ये कुछ हम 3 तरीके से इस कंट्री को जो है झेल रहे हैं। चलिए यहाँ पे इस पार्ट को करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। मुझे कहीं पे भी फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन वीडियोस को फेसबुक पे देखिए लाइक करके सिर्फ इस पेज को, और ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप, ताकि आपको बहुत सारी पर्क्स एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।